नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप देख रहे हैं बात पैसे की। मेरे साथ हैं देश के जाने माने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट सूर्या भाटिया जी। आज के शो में हम बात करेंगे बचत की, बात करेंगे निवेश की, बात आपके बटुए की होगी, आपकी जेब की होगी, यानी बात आपके फायदे की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो, लेकिन उससे पहले सूर्या सर के बारे में आपको बता दें। सूर्या सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। देश के तमाम बड़े अखबारों के लिए रेगुलर कॉलम लिखते हैं, हर बड़े बिजनेस चैनल पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। आज सूर्या सर हमें बताएंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के इस नए शो में। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं, सरल शब्दों में सर आप उन्हें बता दीजिए ये म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रस्ट है जहाँ पर काफ़ी निवेशक, जो इन्वेस्टर्स बोलते हैं हम, सारे इकट्ठे मिलके, जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि हमको एक निवेश करना है एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर। वो निवेशक सारे इकट्ठे हो गए एक पूल ऑफ डिपॉजिट के अंदर पैसा निवेश करते हैं और वो फंड के माध्यम से फिर इन्वेस्ट होता है उस इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के अंदर जहाँ पर वो निवेशक जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब हर फंड का अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है जिसके लक्ष्य को अचीव करने के लिए वो निवेशक इकट्ठे होते हैं और उसके अंदर निवेश करते हैं। ठीक है सर, मैं इसको थोड़ा और सरल आपसे जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ व्हाइट बोर्ड है और मैं चाहूंगा इस पर आप अगर समझा सकें। मेरे पास 5,000 रुपए हैं और मुझे लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इनको निवेश करना है जी। वो जो पूरा निवेश का प्रोसेस है, जो निवेश की प्रक्रिया है, वो कैसे शुरू होती है सर? देखिए, सबसे पहले अगर आपने बात करी है अनुराग जी की अब हमारे पास 5,000 रुपया है निवेश करने के लिए जी सर, तो आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही होगा, म्यूचुअल फंड। तो आपने कहा म्यूचुअल फंड। अब इसके बाद हम पूछेंगे किस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं आप? ठीक है। देखिए, इसके कई प्रकार होते हैं म्यूचुअल फंड के। अगर उसको ब्रॉडली बांटें तो उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है आपका इक्विटी, एक होता है आपका डेट। ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास बहुत विकल्प हैं, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर आपका जो रिस्क है, जो रिस्क लेने का माध्यम है कि कितना आपकी एपेटाइट है, कितनी आपकी कैपेसिटी है और कितनी लंबी अवधि के लिए आप उसको निवेश करना चाहते हैं, वो बताएगा आपको कि आपको क्या इक्विटी में जाना है या आपको डेट में जाना है। सर, इसको मैं अगर यहीं आपसे समझना चाहूं, मेरी उम्र 30 साल है तो मुझे कहां जाना चाहिए, और मेरी उम्र 55 साल है तो मुझे कहां जाना चाहिए? अगर आपकी 30 साल है तो एक सिंपल सी बात करेंगे, हम ये मानकर चलते हैं कि आपको ये 30 साल की उम्र के अंदर जो निवेश करना है ये आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं जी। अगर ये है और साथ में अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, जिसको हम एपेटाइट और कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, रिस्क प्रोफाइल बोलते हैं, रिस्क टॉलरेंस लेवल बोलते हैं, तो हमारा इक्विटी का माध्यम हम इसको सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है। अगर मेरी उम्र 55 साल है, 5 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। अगर 5 साल बाद रिटायरमेंट है, इसका मतलब 5 साल की अवधि है मेरे को निवेश करने की और थोड़ा सा मेरा जो रिस्क टॉलरेंस लेवल है वो थोड़ा कम हो गया है। इसके लिए क्या मैं डेट करूं या कुछ मुझे एक और विकल्प ढूंढना पड़ेगा? क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इक्विटी और डेट का अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाऊं? उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, तो मतलब ये जो 5,000 रुपए हैं ये मेरे पास 3 विकल्प हैं। उम्र के आधार पर, जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर मैं इक्विटी में लगा सकता हूं। अगर जोखिम कम लेना है, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है तो डेट में। और आप कह रहे हैं कि एक और बेहतर विकल्प है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड के अंदर हम ये मानते हैं कि इसमें भी काफी सारे कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हाइब्रिड के अंदर 65% इक्विटी होता है, 35% डेट होता है। पर अब इतने विकल्प आ चुके हैं कि अगर आप चाहें, नहीं मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है 65%, तो क्या मैं थोड़ा कम कर सकता हूं? क्या मैं 30 ले सकता हूं, 40, 50, 60? तो एक जो ऑब्जेक्टिव है आपके बनाने का, अगर हमको वो डिटरमाइन कर पाए तो आप एग्जैक्टली उसी ऑब्जेक्टिव वाले म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब ये मैंने 5,000 रुपए उदाहरण के तौर पर इक्विटी में मैं लगाना चाहता हूं, तो इसकी प्रोसेस की शुरुआत कैसे होगी? क्या मुझे कोई खाता खुलवाना होगा? जो मेरा बैंक का खाता है क्या वही पर्याप्त है? उसी बैंक के खाते से मेरे पैसे म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे या कोई और थर्ड पार्टी एक प्लेटफॉर्म होगा जहां मुझे जाना होगा, जैसे डीमैट अकाउंट? बिल्कुल, आपके पास इसके कई विकल्प हैं। अगर आप ऑनलाइन निवेशक हैं तो जैसे आपने बताया, आप डीमैट के जरिए भी इसको निवेश कर सकते हैं। तो एक माध्यम हमारा हो गया डीमैट के अंदर। दूसरा, आप कहते हैं डीमैट में स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि जनरली देखा गया है जो भी निवेशक होता है उसके पास डीमैट अकाउंट होता है जिसमें वो स्टॉक में ट्रेडिंग करता है। अगर आप पहली बारी नए निवेशक हैं, आपके पास ये माध्यम नहीं है निवेश करने का, तो आप क्या करेंगे? बट
आप हैं ऑनलाइन सेवी, टेक सेवी हैं, तो आप ऑनलाइन के आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप जाकर निवेश कर सकते हैं। अब इसके माध्यम क्या है, या तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं एनएससी या बीएससी की वेबसाइट के ऊपर, यहां पर अपना अकाउंट खोलकर आप निवेश कर सकते हैं। और अगर ये नहीं करना चाहते आप तो डायरेक्टली जो आपने म्यूचुअल फंड की स्कीम आपने पसंद करी है, आपकी जो स्कीम चूज करी है आपने, डायरेक्टली उस फंड के आप वेबसाइट पे जाकर भी आप निवेश कर सकते हैं। और एक और माध्यम आपके पास है कि जैसे आपके पास रोबो एडवाइजरी सर्विसेज काफ़ी आ गई हैं मार्केट के अंदर, तो हम उन प्लेटफॉर्म पे भी जाकर भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हैं। सर, बहुत लंबा वक्त लगता है अकाउंट खुलवाने में, निवेश करने में, या कुछ मिनटों या कुछ घंटों की बात है? सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट आपकी है केवाईसी की, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने बैंक में खाता भी खुलवाना है तो आपके लिए केवाईसी करना मैंडेटरी है, ये आवश्यक है आपके लिए। इसीलिए इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो केवाईसी आपको कराना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। पर एक बारी की एक्टिविटी है, आप ई केवाईसी भी कर सकते हैं, मतलब आप ऑनलाइन में भी केवाईसी करा के अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू करवा सकते हैं। और एक बार ही आपका ये माध्यम पूरा सेट हो जाता है, फिर इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक फ्लो जिस कारण से आप निवेश कर पाएंगे। ठीक है सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल जो लोगों के जहन में होगा वो ये कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट एक ही चीज़ है क्या? अगर डीमैट अकाउंट भी खुलता है, क्या म्यूचुअल फंड का शेयर बाजार से कोई लेना देना है? क्या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना रिस्की है या नहीं? रिस्की वाले फैक्टर पर बाद में आएंगे, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से ही जुड़ा हुआ है? देखिए, अभी हमने बात करी अनुराग, हमने कहा इक्विटी के और डेट के दो भाग हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर हम बात करते हैं इक्विटी की तो यहां पर आपका क्रेडिट रिस्क है। डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इसका रिस्क का जो लेवल है होता जरूर है पर थोड़ा कम हो जाता है। ये हमने काफी देखा है जब 2020 कोविड के टाइम पे, अगर आपको ध्यान हो, काफी म्यूचुअल फंड्स के अंदर प्रेशर आया था क्योंकि वो रिडेम्पशन नहीं कर पाए थे। बिल्कुल। तो एक डेट का भी अपना रिस्क है, पर जनरली हम जब रिस्क की बात करते हैं कॉमन निवेशक के लिए, हम बात करते हैं हमारी कैपिटल लॉस की। तो जो कैपिटल लॉस है हमारा, वो हमारा टिपिकली देखा गया है कि इक्विटी के माध्यम में होता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड कहाँ लगाएगा, जैसे आपने बात करी अभी, वो लगाएगा उन शेयरों में। तो अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपके पास एक फंड के जरिए 30 से 50 स्टॉक हो सकते हैं। चाहे आपने लगाया, शुरू की राशि 5,000 रुपए की है, पर इस 5,000 से आप 50 शेयर खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास हर शेयर का कितना मूल्य आया, बहुत थोड़ा, बहुत छोटा। अगर आप खुद स्टॉक खरीदने जाएंगे तो 5,000 रुपए के आप 1, 2 या 3, जी, इससे ऊपर तो स्टॉक नहीं लेंगे आप। बिल्कुल। तो इसका मतलब आपका जो रिस्क लेवल है, कंसंट्रेशन रिस्क जिसको बोलते हैं, कि आपने 5,000 रुपया निवेश किया पर 3 स्टॉक में लगाया तो आपका कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ गया। पर अगर आपने फंड में लगाया और एक ही फंड में लगाया चाहे तो आपके पास 50 स्टॉक्स हैं, तो अगर 1 या 2 स्टॉक भी गिरते हैं तो आपका जो इसमें लॉस ऑफ कैपिटल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सर, लेकिन इसमें जो 5,000 रुपए मैं लगा रहा हूं, अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूं तो मैं फैसला खुद ले रहा हूं कि XYZ कंपनी किसका मुझे स्टॉक खरीदना है, और मैं ही उसको मॉनिटर करता हूं, मेरा पैसा गिर रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है। क्या म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही होता है, या मेरे और म्यूचुअल फंड के बीच में कोई और एक एजेंसी होती है, काबिल लोगों की टीम होती है जिसको शायद AMC कहते हैं, वो होती है और वो इन सारी चीजों को निभाती है? देखिए अनुराग, म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, एक ट्रस्ट के माध्यम से निवेश करते हैं जी, सब निवेशकों का पैसा। तो एक बॉडी है जो प्रोफेशनल्स हायर करती है और वो प्रोफेशनल्स ही सारे निवेश को संभालते हैं। तो वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं जिनके लिए वो चार्ज करते हैं आपको, जिसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और वो फंड मैनेजर जो इस फंड को मैनेज करता है, निर्धारित डेली आपको म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स को वो चर्न करता है अगर वो करना चाहे। अगर उसको लगता है इसमें से 5 या 10 शेयर मुझे निकाल के कुछ नए खरीदने हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग करता है और नए स्टॉक खरीदता है। म्यूचुअल फंड का एडवांटेज, इसी से आपको एक और बता देता हूं, कि हमें पास थ्रू मैकेनिज्म का एडवांटेज मिलता है। जब भी वो बाय और सेल कर रहा है स्टॉक को फंड के जरिए, आपके ऊपर टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि आपने तो अपना 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने तो उसको बेचा खरीदा नहीं है। जब तक आप उसको नहीं खरीदेंगे या बेचेंगे,
आपके ऊपर कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, इसको सरल शब्दों में क्या ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि अगर हमें स्टॉक की जानकारी नहीं है, हमें निवेश करने की जानकारी नहीं है, तो बीच में एक ऐसी संस्था है जो हमारे पैसे का, जो हमारे निवेश का ध्यान रखती है। बिल्कुल, उसका फायदा यह है कि उसको थोड़ा सा कमीशन मिलता है जब हम पैसा अपना वापस निकालते हैं, तो वहां पर जोखिम की संभावना कम होती है स्टॉक के मुकाबले। निखिल एक हमारे दर्शक हैं, सर वो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं और म्यूचुअल फंड से जुड़ा सवाल है, और हम अपने बाकी दर्शकों को भी बता दें कि आपके जहन में भी अगर कोई सवाल होगा म्यूचुअल फंड को लेकर या बाकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर, तो आप हमारे शो में सवाल पूछ सकते हैं। जी निखिल, पूछें अपना सवाल। हेलो सर, मेरा नाम निखिल है, मैं 24 साल का हूँ, अभी फिलहाल नौकरी शुरू की है मैंने। हेलो जी निखिल बोलें। आवाज़ आ रही है? जी निखिल बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। सर मैं ये कह रहा हूँ, मैं 24 साल का हूँ, अभी नौकरी फिलहाल में शुरू की है। मैंने सुना है एक इनकम के साथ, सैलरी के साथ साथ एक पैसिव इनकम भी ज़रूरी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई को पैसिव का नाम दे सकते हैं? ठीक है, कम उम्र के हैं, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी नौकरी की शुरुआत हुई है और वो चाह रहे हैं कि साहब एक और बी इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाए, पैसिव इनकम हो जाए। पहली बात तो ये अच्छी बात है कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी है, इस बारे में उन्होंने सुना है। सर क्या म्यूचुअल फंड हमें एक सेकंड इनकम के ऑप्शन के तौर पर नजर आती है? बिल्कुल अनुराग जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है निखिल जी ने यहाँ पर कि हमारे पास क्या माध्यम है जिसको हम यूज करके एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए क्रिएट कर पाए, जिसमें म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी आपका एक अलग माध्यम है जहां पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता, जिसमें म्यूचुअल फंड बड़े अच्छे फिट होते हैं और आप इसके अंदर रेगुलर निवेश करिए ताकि एक रेगुलर आमदनी आपकी एक लंबे समय के लिए शुरू हो पाए। बट एक ध्यान देने वाली बात इसमें है निखिल जी कि इसमें आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और लंबे समय की अवधि के लिए आपको इसके अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि जब आप अपनी रेगुलर इनकम, जिसको आप पैसिव इनकम बोल रहे हैं, जब शुरू करें तो एक अच्छी राशि आपको मिल पाए ताकि आपकी भरपाई हो जाए जो भी आपको रेगुलर इनकम। सर यही जो 5,000 रुपए है, अगर निखिल 24 साल की उम्र में 5,000 रुपए की एक म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करते हैं और वे सोचते हैं कि जब मैं 60 साल का हूँगा या 62 साल का हूँगा तब मैं देखूंगा कि मेरे पास रिटायरमेंट के लिए कितना फंड जनरेट हो रहा है। लगभग 26 से 28 साल निखिल के पास विंडो है अपने इस निवेश की। 5,000 रुपए का फंड लगभग कितना निखिल को दे देगा सर पेंशन प्लान? देखिए, अगर हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई 30 साल के लिए निवेश कर रहा है, यहाँ पर अगर हम बात करें, इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं अनुराग जी, तो हमने 5,000 रुपया सेव किया। अब 5,000 का मतलब है सालाना कितना हो गया मेरा? 60,000 रुपया हो गया। जी सर। 30 साल से अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये आपका हो गया 1,80,000। बिल्कुल। अब 1,80,000 की जो आपकी राशि है, 18 लाख सर, 30 साल के लिए। हाँ, 18 लाख की जो आपकी राशि है, इसके अंदर आप अगर 10% के हिसाब से भी मानेंगे तो 7 साल में आपका पैसा डबल होता है। तो आपको ये देखना है, आपको रिवर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने साल के लिए आपको निवेश करके क्या राशि आप पाना चाहते हैं, ताकि क्या वो आपके लिए पूल काफी है कि आपकी भरपाई कर पाए। जैसे मैंने बात करी निखिल जी के लिए, क्या वो अमाउंट काफी है आपके लिए कि आपकी जो रेगुलर इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, वो आपकी पूरी हो जाए। बिल्कुल। क्या म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कहते हैं सर गांव कस्बों में, वो एक मेजर रोल प्ले करता है और कैसे? हर निवेश के अंदर, हर इन्वेस्टमेंट के अंदर, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हो या आपका वो बैंक का डिपॉजिट हो, हर इन्वेस्टमेंट अगर वो मनी को पर्टेन करती है उसमें कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिलता है। देखने वाली बात यह है कि जो कंपाउंडिंग बेनिफिट है, क्या वो आपका डेली है, वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, एनुअली है। ठीक है। म्यूचुअल फंड के अंदर वो आपकी डेली कंपाउंडिंग हो रही है, क्योंकि आपकी जो NAV आती है वो डेली आती है। तो डेली आपकी जो राशि है वो आपकी बढ़ती है, घट भी सकती है क्योंकि वो इक्विटी का माध्यम है, तो ऊपर नीचे, तो म्यूचुअल फंड इक्विटी के माध्यम में ये एक होना स्वाभाविक है। तो इसलिए कंपाउंडिंग आपकी इसके अंदर डेली होती है और लंबे समय के अंदर कंपाउंडिंग का बेनिफिट इज अ गेम चेंज। ठीक है। NAV मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में हम शेयर को बोलते हैं, प्राइस जो होती है इसके अंदर नेट एसेट वैल्यू इज इक्वल टू NAV। ठीक है सर, लेकिन जो ट्रेडिशनल सेविंग मेथड्स हिंदुस्तान में रहे हैं वो रहे हैं कि हम FD बैंक में एक अपनी खोल लें, हम गोल्ड खरीद लें, हम रियल एस्टेट में निवेश कर दें। ये एक परंपरागत सेविंग के मेथड्स हमारे यहाँ पर रहे इन्वेस्टमेंट के। क्या आपको लगता है कि उनके मुकाबले म्यूचुअल फंड बेहतर है? अगर है तो उसके पीछे की वजह क्या है? पिछले 10-20 साल का कोई रिटर्न जो आपको नजर आता हो बाकी इन सारे सेक्टर्स के मुकाबले? देखिए, जब आप बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट की या किसी भी माध्यम की निवेश की,
अगर हम यहाँ बात करते हैं इक्विटी की, अगर बात करके चल रहे हैं अभी हम, बाकी एसेट क्लास से कंपेयर करते हैं, तो एक थंब रूल ये निकल कर आता है कि जो भी इक्विटी, और ये म्यूचुअल फंड की बात नहीं है, कोई भी हम स्टॉक की बात करें तो उसके अंदर भी यही बात निकल कर आती है कि इक्विटी और की जो रिटर्न है दैट इज़ इक्वल टू, उसको अगर हम बताएं तो आपकी जो कंट्री की जीडीपी ग्रोथ है और जो आपकी इन्फ्लेशन की दर है, उन दोनों को अगर आप जोड़ दें, उस दर से आपकी इक्विटी मार्केट की एवरेज ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसको हम अगर नंबर्स के अंदर बात करें तो अगर हमारी इन्फ्लेशन अगर 6% है एक एग्जाम्पल के तौर पे, और आपकी जो जीडीपी है उसको भी हम 6% लें, तो मतलब 6 और 6 12, आपकी एवरेज ग्रोथ ऑफ अ स्टॉक मार्केट शुड बी 12% या उससे अधिक। 1-2% का मार्जिन लंबे समय की अवधि के अंदर ये आपको जरूर देखा जाएगा। ठीक है सर, जो निखिल का सवाल था वो मैंने इस बीच में कैलकुलेट करके देखा कि निखिल अगर 5,000 रुपये महीने का निवेश कर रहे हैं 30 साल की विंडो के लिए, और हम मानकर चलते हैं कि निखिल की सालाना जो इंक्रीमेंट है वो 10% का अप्रेजल हो रहा होगा, 5,000 रुपये का निवेश जिसको वो सालाना 10% बढ़ाते हैं और 15% का उन्हें रिटर्न मिलता है, तो वो फंड लगभग 7,51,00,000 रुपये बैठता है सर। तो मुझे लगता है कि जब निखिल 60 साल के होंगे तो 7.5 करोड़ रुपए उनकी जेब में होंगे, और इससे बेहतर निवेश तो कोई नहीं हो सकता सर। 5,000 रुपये महीने से 7.5 करोड़ रुपए मिल रहा है। सवाल भी आपने खुद पूछा, आपने अनुराग जी जवाब भी आपने दे दिया। निखिल जी आपको जवाब मिल गया, 7.5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। एक गाजियाबाद से हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, ऋषि भल्ला जी। ऋषि पूछिए अपना सवाल। जी ऋषि पूछिए। सर गाजियाबाद से ऋषि भल्ला बात कर रहा हूँ। सर मैं एक छोटा कारोबारी हूँ, एफडी में पैसा लगाता हूँ, जमीन में गोल्ड में पैसा लगाता हूँ। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इसका हिसाब समझ नहीं आता सर मुझे। मैं इसमें कैसे पैसा लगा सकता हूँ और मतलब कैसे सीखूँ इसको मैं कि कौन से फंड में पैसा लगाना है और कौन से ऐप से लगाना है और कितना लगाना है, ये बता दीजिए सर। सूर्या सर, वैसे अब तक इन्होंने जितना शो देखा है काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी, काफी क्लैरिटी आपको मिल जानी चाहिए थी अब तक इसके अंदर। जैसे हमें फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ संक्षेप में इसको। आपने जो निवेश करना है पहले ये समझिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो कितना है, कितनी अवधि के लिए आपको पैसा लगाना है। अगर आपकी अवधि छोटी है, थोड़ी सी है, 1 से 2 साल, तो आप डेट में जाइए। 2 से 4 साल की है तो जैसे हमने बात करी, आप हाइब्रिड कैटेगरी को देख सकते हैं। उससे लंबी अवधि है 5 साल या उससे अधिक, तो आप इक्विटी के माध्यम को भी यूज़ कर सकते हैं। पर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या आपके अंदर रिस्क टॉलरेंस लेवल है या नहीं। अगर है तो उसको आप फॉलो करिए, नहीं तो अपनी रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से आप चलिएगा। और जहाँ तक बात है कि किस में लगाना है, तो इसी से आपका निष्कर्ष निकल जाएगा कि कौन सी स्कीम्स के अंदर आपको पैसा लगाना है और कैसे लगाना है। ये भी अगर आप टेक्नोलॉजी को आप पसंद करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जा सकते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप उसके ज़रिए भी ले सकते हैं। कोई आपका एडवाइज़र है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, या डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के थ्रू भी आप निवेश कर सकते हैं। सर उन्होंने कहा कि देखिए मैं अब तक तो एफडी और बाकी चीज़ों में निवेश करता था, किस तरीके का आपका अनुभव रहा है सर? म्यूचुअल फंड में आज से 20 साल पहले किसी ने जिसने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, क्या एफडी, पीएफ या गोल्ड के मुकाबले रिटर्न कम रहा है या रिटर्न ज़्यादा रहा है सर? देखिए रिटर्न ज़्यादा रहा है अनुराग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, परंतु इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। इसीलिए हम बार बार ये इंसिस्ट करते हैं कि अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल देखकर ही चलिएगा, क्योंकि अगर कुछ पीरियड के लिए आपकी रिटर्न आपको अगर नेगेटिव रिटर्न दिखा रही है तो आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी अवधि, जैसे हमने बात करी, अगर आपकी 5 साल या 4 साल से अधिक है तो शॉर्ट टर्म में देखकर अपने पोर्टफोलियो को चेंज मत करिएगा, अनलेस कि आप ये बोले कि मेरी वो स्कीम खराब चल रही है या इसमें कुछ चेंज करना है किसी भी कारण से। पर क्योंकि आपकी रिटर्न नेगेटिव हो गई है या आपकी वैल्यू में इतनी ग्रोथ की अवधि नहीं हुई है जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उस कारण से आपको रिडीम नहीं करना। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 2,000 रुपए महीने के ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि डूब जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 20 साल की विंडो मेरे पास है, तो आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड से बेटर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन इसमें एक सवाल और लोगों के मन में हो सकता है, वो ये कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, फ्रॉड्स हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो अपना पैसा लगा रहे हैं वो म्यूचुअल फंड वाला लेकर भाग जाए, जैसे चिट-चैट स्कैम्स होते हैं और इस तरीके के स्कैम होते हैं, या गवर्नमेंट की कोई रेगुलेटिंग बॉडी है जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करती है? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका अनुराग। म्यूचुअल फंड इज़ ए वेरी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय सेबी, ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी रेगुलर
चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस हैं। सेबी ने काफ़ी मेहनत करी है इसके ऊपर ताकि इसको एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा माध्यम बन पाए निवेश करने का। और जहाँ तक आपने बात करी जैसे कोई स्कैम की, थोड़ा सा इसको आप अगर इंटरनली इंट्रिंसिक वैल्यू समझ जाए म्यूचुअल फंड की, जैसे हमने शुरुआत में बात करी जी कि म्यूचुअल फंड के अंदर एक ट्रस्ट की बॉडी है जो कि आपके बिहाफ पे स्टॉक्स खरीदती है। सपोज करिए अगर म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉब्लम आती भी है, अगर आपने वो 10 या 12 शेयर खरीदे हुए हैं, उन कंपनीज में तो प्रॉब्लम नहीं आई है, तो आपके पास तो वो शेयर हैं जो कि सिर्फ म्यूचुअल फंड एक कस्टोडियन है आपके बिहाफ पे, और आपके बिहाफ पे वो खरीद रहा है या बेच रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ पटना से किरण जुड़ रही हैं, एक दर्शक। किरण जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। सूर्या जी नमस्ते। नमस्कार। मैं किरण हूँ, पटना में रहती हूँ, हाउसवाइफ हूँ। अपनी बचत के पैसे को निवेश करना चाहती हूँ, क्या म्यूचुअल फंड मेरे लिए भी ठीक होगा और इसमें कितने वक्त के लिए मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? साथ ही एक सवाल ये भी है मेरा कि 8 साल का मेरा बेटा है, उसकी पढ़ाई के लिए मैं अभी से निवेश किस तरह प्लान कर सकती हूँ? सर देखिए, इनका पहले तो ये कि जो हाउसवाइफ हैं, आधी आबादी इस देश की, क्या म्यूचुअल फंड उनके लिए भी है? बिल्कुल, आपको बस वही एक जो बेसिक मैंने आपको बेंचमार्क्स बताए हैं, अपनी अवधि को जानना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, अपना रिस्क टॉलरेंस जानना बहुत ज़रूरी है इसमें अनुराग। और अगर ये दो आपकी क्लैरिटी हैं तो सबसे बड़ी बात, कोई आपको मिस सेल नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट। अगर आपके ये फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अवधि और रिस्क, आपको पता है मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, इक्विटी में, डेट में या हाइब्रिड में, तो आपका एक पर्टिकुलर एसेट क्लास जो चूज करना है वो आपका सॉल्व हो गई है प्रॉब्लम। अब हम आते हैं इनके एग्जाम्पल के ऊपर ही। इन्होंने कहा इनके 8 साल का इनका सपुत्र है, इनका बेटा है, इनको पढ़ाई के लिए उसकी पैसा जोड़ना है, 12 साल तो की 12 साल मानकर बचे चलते आपके। हैं। 12 साल का मुझे करना है, इसका मतलब मेरी लॉन्जिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मैं इक्विटी को टिक करता हूं। पर मुझे इसमें यह देखना जरूरी है कि ये जो गोल है मेरा, ये इसको हम जैसे बोलते हैं सैंक्रोसैंक्ट गोल है मेरा, मुझे तो ये मीट करना ही है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता 12 का 11 कर लीजिए या 12 का 13 कर लीजिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है इस केस के अंदर। तो आप इक्विटी का माध्यम यूज करिए, बट जैसे जैसे आप अपने गोल के नजदीक आए, आपको अपना इक्विटी का एलोकेशन कम करना पड़ेगा और करते रहिएगा, ठीक है, ताकि 10वें या 11वें साल तक, 12 साल का मेरा गोल है, बिल्कुल 10वें या 11 रिस्क की संभावना कम हो जाए, आपकी रिस्क की संभावना कम हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है सर कि आज मैंने XYZ म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और 10वीं साल के बाद, जैसा आपने कहा, मैं आप ही की सलाह को मानते हुए उस XYZ से ABC म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकता हूं? क्या ये संभव है? बिल्कुल, पर ABC में पूरा शिफ्ट करने से बेहतर विकल्प ये होगा कि अगर मेरी ये जो राशि है, सपोज करिए मेरे पास 10,000 रुपए की राशि है एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें से मैं हर महीने 500 रुपए करके फ्रॉम A फंड टू B फंड स्विच कर दूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने इक्विटी में किया तो इक्विटी से मैं सीधा डेट में चले जाऊंगा, उस राशि को धीरे धीरे कम करते। बिल्कुल ठीक है। सर, म्यूचुअल फंड का एक फायदा क्या ये भी है कि इसमें बहुत कम पैसे से हम अपनी इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कंपैरेटिवली गोल्ड में अगर हम निवेश करें या रियल एस्टेट में निवेश करें? बिल्कुल, आप इसके अंदर अगर चाहें तो मंथली SIP, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जिसकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, वो आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। 500 रुपए में मैं जमीन नहीं खरीद पाऊंगा, 500 रुपए में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में अगर आप मूवीज भी देखने जाएंगे तो वो भी मुझे लगता है कि 1 टिकट या 2 टिकटें ही आएंगी आपकी। फैमिली ऑफ 4 नहीं जा पाएगी पिक्चर देखने के लिए भी। बिल्कुल सर, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित द्विवेदी जी। सुमित जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप सूर्या सर से? जी भाई साहब, मैं आगरे से बोल रहा हूँ, मैं किसान हूँ और किसानी की बात तो ये है भाई साहब कि किसानी तो किसी साल अच्छी रही, किसी साल किसानी में मौसम ने परेशान कर दिया तो घाटा हो गया, पूरी की पूरी फसल चली जाती है, कोई पैसा नहीं मिलता है साहब। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे जैसे किसान SIP कर सकते हैं क्या? क्योंकि SIP करें या क्या करें, कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा रहेगा? और अगर मान लो हमने किस्त नहीं दी तो क्या पैसा डूब जाएगा साहब हमारा? जी, ये लास्ट लाइन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम उसी पे फोकस करते हैं अनुराग, क्योंकि बाकी तो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। छोटा निवेश है 500 का, 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि क्या अगर बीच में रोकना चाहें तो क्या हम रोक पाएंगे। एक तो ये पॉइंट है इनका। बिल्कुल, अगर आपने सपोज करिए, हमने इसी के एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर हमने निवेश किया 12 साल के लिए और ये हाउसवाइफ है, अगर ये कहते हैं 4 साल बाद कि मैं आप पैसा नहीं बचा सकती हूं, मुझे रोकना है,
तो आप SIP स्टॉप करा सकते हैं, अपनी मंथली जो आप निवेश करते हैं वो आप रुकवा सकते हैं, और जो आपकी राशि जमा हुई है ऑलरेडी, उस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला सवाल इनका ये था। मतलब आप कह रहे हैं कि इस महीने मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं SIP देने के, तो आप कह रहे हैं मैं चाहूं तो इस महीने रोक सकता हूं, इस महीने में रोक कि दूंगा। मार्च में मैं SIP नहीं दूंगा। आपके पास एक और ऑप्शन आती है आजकल कि SIP, एक तो SIP स्टॉप हो गई है आपकी, हाँ। एक SIP टेम्पररी स्टॉप। आप बोले कि अगले 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मुझे SIP रोकनी है, तो वो भी आप जमा करके 3 महीने के लिए SIP पॉज कर सकते हैं। उससे ऐसा तो नहीं होगा सर कि मेरा जो अब तक पैसा जमा हुआ था वो कहीं खत्म हो गया, वो उस बर्बाद पैसे हो पे गया? आपकी उतनी ही ग्रोथ रहेगी, चाहे उसमें आप पैसा की वृद्धि करें, ऐड करें या नहीं करें, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है सर, अब एक चीज और इसी से जुड़ी, वो ये कि किसी ने हमारे शो को देखकर, हालांकि हम ये आपसे जरूर कहेंगे कि अपने किसी पर्सनल एक्सपर्ट से आप जरूर सलाह लीजिएगा, तभी निवेश कीजिएगा, लेकिन इस शो को देखकर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता है, 2 साल के बाद उसको एहसास होता है कि मजा नहीं आ रहा, उतना रिटर्न नहीं मिल रहा, या मैं कहां फंस गया, तो क्या उसका पैसा ब्लॉक हो चुका है, या उस पैसे को वो जब चाहे तब निकाल सकता है, वो पैसा उसको वापस मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ? देखिए, म्यूचुअल फंड की जैसे अभी बात करिए, NAV होती है, नेट एसेट वैल्यू, जो डेली आपको डिक्लेयर होती है, तो उस रेट के ऊपर जितने भी आपको यूनिट्स एलोकेट हुए हैं, आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। पर अगर आपने इक्विटी के माध्यम में निवेश किया है तो उसके अंदर एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिस दिन से आपने निवेश किया है, 1 साल से पहले निकालते हैं, तो जनरली 1% का उसमें एग्जिट लोड लगता है और बाकी पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो जाता है। बिल्कुल, बस यहाँ एक डिस्क्लेमर ये है कि आपने टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में निवेश ना किया, बिल्कुल ठीक, उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। और ये जो सफर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिहाज से, मकसद यही है कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो वित्तीय साक्षर हो सकें, वो समझ सकें कि निवेश कितना जरूरी है और कैसे कैसे वो कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सीधे अपना सवाल सूर्या सर से पूछ पाएं, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं, आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बात पैसे की में।